बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 2025 के लिए बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप उसके प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न को बना लीजिए। निश्चित रूप से जो है प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट होते हैं। और ये जो आज क्वेश्चन पेपर हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम लोग कवर करेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन पेपर है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्रश्न इस बार भी आपके एग्ज़ाम में यानी कि बिहार पुलिस 2025 के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाए, इसीलिए इसको पूरा ज़रूर लगाइएगा। और फ्रेंड्स, इसमें प्रयास करिए आप 65 प्लस लाने का, यानी कि 70 प्लस कम से कम लाने का प्रयास करिएगा। अगर आप इतना ला लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको पूरा देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लेवल का है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्रश्न जो है इस बार भी आपके एग्ज़ाम में यानी कि बिहार पुलिस 2025 के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, इसीलिए इसको पूरा ध्यानपूर्वक ज़रूर लगाइए। और आप प्रयास करिए इसमें 65 प्लस लाने का, कम से कम 70 नंबर लाने का। अगर आप इतना ला लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। और इसको एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए, ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं। और सेशन के एंड में, वीडियो के लास्ट में, आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। एक बार पहले प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि सूफी जाने जाते हैं। आंसर अगर आप जानते हैं फ्रेंड्स तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चलिए बताइए कि सूफी जाने जाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आपने सूफीवाद सुना होगा। सूफीवाद या फिर सूफी मत, सूफीवाद या फिर सूफी मत। तो देखिए, सूफीवाद या सूफी मत के अनुयायी को ही सूफी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, सूफीवाद होता क्या है? तो सूफीवाद इस्लाम की एक रहस्यवादी शाखा है जो ईश्वर के साथ एक सीधा और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने पर जोर देता है। क्लियर? अच्छा, सूफी संत को अक्सर आपने पीर कहते हुए सुना होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? कुछ प्रमुख सूफी संत हुए थे, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, सलीम चिश्ती, इन सब का भी नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो सूफी जाने जाते हैं तो मुस्लिम संत के नाम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस तरह के जो है मैंने करीब करीब 30 बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था? सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिए। बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है सन 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और पूछा जाता है कभी कभी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो है मुग़ल बादशाह कौन था? तो ये भी आप याद रखिएगा, मुग़ल बादशाह कौन था उस समय? अकबर था। कौन था फ्रेंड्स? तो अकबर था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो आपको पता है कि 1885 में हुई थी। ठीक है ना, 1885 ईस्वी में। यहाँ पर पूछा गया भारतीय जनता पार्टी की यानी कि बीजेपी की स्थापना, तो फ्रेंड्स ये 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। अच्छा, आजकल बिहार में प्रश्न पूछा जा रहा है कि आरजेडी की स्थापना कब हुई थी? आरजेडी की, राष्ट्रीय जनता दल की, तो ये भी आप याद रखिएगा 1997 में हुई थी। ठीक है, 1997 में हुई थी। क्लियर? तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था?
भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने। अच्छा, जयप्रकाश नारायण के बारे में कल भी हमने पढ़ा था, मैंने आपके इनके बारे में भी बताया था जयप्रकाश नारायण के बारे में। जिन्होंने कल वाला सेशन देखा होगा उनको अच्छे तरीके से याद होगा। जयप्रकाश नारायण जी ने भारत में दल विहीन लोकतंत्र की परिकल्पना भी किया था, ठीक है ना। अच्छा, जयप्रकाश नारायण को जो है 1965 ईस्वी में जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 1999 में जो है इनको मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो ये सारे प्रश्न आपको जो है, जो मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, सबको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता क्या है? तो देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो होती है ये सीधे प्रशासक को चुनती है और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इस तरह का देखा जाता है, यानी कि स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उपयुक्त नमूना है, एक उपयुक्त उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए स्विट्जरलैंड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 155 है, आर्टिकल 155, ठीक है, इसका अनुसार देश के किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है? ये प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। तो देखिए, अभी जो है आरिफ मोहम्मद खान है। बिहार के राज्यपाल कौन है अभी? आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से देखिए विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? प्रश्न में देखिए नहीं पूछा गया है किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, बताइए। तो देखिए, वर्तमान में अगर बात करते हैं तो विधान परिषद कहाँ कहाँ पर है? तो देखिए, काउंट करिए उंगली पर, 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। राज्य का मैं नाम बता रहा हूँ। एक तो अपना बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहाँ पर देखिए गुजरात नहीं है, ठीक है ना, गुजरात में नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? पूरा ऑप्शन पहले देखिए, बताइए। संघवाद की विशेषता नहीं है, पूछा गया है कि संघवाद की विशेषता नहीं है। अच्छा, संघवाद की अगर कुछ प्रमुख विशेषताएं की बात करते हैं तो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों एवं अधिकारों का विभाजन है, यानी कि बंटवारा है, स्थानीय निकायों को महत्व देना है और स्वतंत्र न्याय प्रणाली है। यानी भारत में क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो पूछा गया है कि नहीं है इसमें से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखेंगे सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, अभी मैंने बताया था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण, न कि केंद्रीकरण, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? भारत में भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन ये आरंभ किसने किया था? तो जिन्होंने भूदान किया था उन्होंने ही ग्रामदान आंदोलन भी किया था। ये आचार्य विनोबा भावे हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? चलिए, इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा गया है, बताइएगा सत्य इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए जो है ये आपका सत्य नहीं है। वर्ष 1971 में दहेज निरोधक अधिनियम बना था, ये गलत दिया गया है। भारत में दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के तहत दहेज प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था और यह अधिनियम जो है 20 मई 1961 को अस्तित्व में आई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1961 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी ये सब आप देख सकते हैं, ये ठीक ठाक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो है कौन सी पत्रिका शुरू किया था? कल वाले सेशन में भी गांधी जी से प्रश्न था कि गांधी जी जो है भारत कब वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से? तो 1915 में। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है? तो हरिजन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, हरिजन, ठीक है ना। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, ये सब पत्रिकाएं किनकी है? तो महात्मा गांधी जी की है, ठीक है। चलिए, दक्षेस यानी कि सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? सार्क की, इस तरह से लिखा जाता है अंग्रेजी में सार्क। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, 1985 में हुई थी। और इसमें टोटल 8 जो हैं सदस्य देश हैं। कौन कौन से? तो एक तो अपना प्यारा भारत हो गया, फिर देखिए बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव और पाकिस्तान, ठीक है। देखिए निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, पूरा ऑप्शन देख लीजिए। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या इसमें से आपको सही दिया गया है? निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, चलिए बताइएगा। देखिए चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव में भाग लेने वाला प्रत्येक दल अपना एक घोषणा पत्र तैयार करता है, जिसको कि हम लोग एजेंडा बोलते हैं ना, ठीक है। और जिसमें उसकी प्राथमिकताएं, कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है। वहीं पूछा गया है कि विषय में क्या सही है, तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चुनाव चिन्ह तो ये खुद तैयार नहीं करती है, निर्वाचन आयोग करता है चुनाव चिन्ह, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? कौन से अधिकार की, यानी कि यहाँ पर जो अधिकार दिया गया है किस अधिकार की गारंटी देता है, बताइएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये आपका समता का अधिकार है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये गारंटी देता है, ठीक है ना, ये गारंटी देता है। क्लियर? तो यहाँ पर 1-2 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो 1-2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है ये राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रसंघ, अच्छा राष्ट्रसंघ के बारे में कुछ याद आया। राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। लीग ऑफ नेशंस याद होगा, पूछा भी जाता है। 10 जनवरी 1920 को पेरिस शांति सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त भी किया था, ठीक है। और पूछा गया कि कौन सा जो है इसका उद्देश्य नहीं है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, ऐसा बिल्कुल भी इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। शांति सुरक्षा कायम करना है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना है और सशक्तिकरण की स्पर्धा को अंत करना है। जितने भी जो है आजकल देख सकते हैं आप, जो एटॉमिक पावर वाला देश है, अलग अलग के परमाणु हथियारों का परीक्षण करते हैं, उन सब पर इसका कंट्रोल करना उद्देश्य था, ठीक है। देखिए सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? सिद्धार्थ यानी कि किन की बात किया जा रहा है? गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध को कई बार मैंने बताया कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है प्रश्न कि लाइट ऑफ एशिया किन को कहा जाता है? हिंदी में इसको हम लोग ज्योतिपुंज बोलते हैं। प्रश्न दे देगा कि एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किन को जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। इनकी ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ऋषि पतनम में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ऑप्शन के हिसाब से चलना है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तब एनी बेसेंट यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है ना। एनी बेसेंट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आपने पढ़ा होगा, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्काट ने किया था, लेकिन एनी बेसेंट भी इनसे जुड़ी हुई थी, ठीक है। चलिए सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और देखिए ये बार बार जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बताइए किस घटना को दूसरा विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये स्पेन का गृह युद्ध है। स्पेन के गृह युद्ध को जो है दूसरे विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अच्छा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए पहला सम्मेलन इसका इलाहाबाद में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन का नारा इन्होंने जो है दिया था कब? तो ध्यान दीजिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए 1919 में दिल्ली में आयोजित हुआ था अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन, उसी की अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। सभी ऑप्शन को देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं पूछा गया है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, ये इसका परिणाम नहीं है, बाकी ये सब इसके परिणाम है। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, मैंने बताया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी की घटना थी, कल ही मैंने आपको बताया था। इसीलिए सारे सेशन को अटेंड करिएगा, सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। ध्यान दीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ठीक है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कब, तो 1930 में, आपको याद होगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा शुरू किया था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था, बताइए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, उन्होंने जो है महिला सशक्तिकरण के लिए खास करके जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में पारित करवाने में 1856 में पारित करवाने में जो है उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिला सशक्तिकरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सती प्रथा को विलियम बेंटिक जो है रद्द किया था, मतलब उसको प्रतिबंधित किया था, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं, उसमें जो है राजा राम मोहन राय ने निभाया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था। सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है इनको, ये खान अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक है, याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से देखिए कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कई दफ़ा बताया भी है। ठीक है ना, ध्यान से पढ़िए और सारे ऑप्शन को, और इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व का अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, ये नहीं है, ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। ये राष्ट्रसंघ की स्थापना मैंने बताया था कि लीग ऑफ नेशंस की 1920 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और कल ही 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया गया, आपको याद भी होगा। ठीक है ना, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। चलिए देखिएगा, और 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए उपकरण जो वायुदाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह कौन सा उपकरण है। वायुदाब मापता है बैरोमीटर। ठीक है ना, बैरोमीटर। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, एनीमोमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है, नहीं एनीमोमीटर से जो है वायु की गति मापा जाता है, अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है, अल्टीमीटर से। ठीक है ना, अल्टीमीटर से वायुयान की, और ये वायु की गति मापता है एनीमोमीटर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है वह कौन सा है, बताइए कौन सा ये परत है, राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये आपका है ओजोन मंडल। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए। तो सरदार सरोवर जो है ये नर्मदा नदी पर है, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत पूछा गया है, कितना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का है 78%, और ऑक्सीजन 21% होता है लगभग, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रतिविषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, प्रतिविषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है। देखिए उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है उसी को प्रतिविषुवतीय रेखीय धारा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रतिविषुवत रेखीय धारा कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि समान वायुदाब वाला स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समान वायुदाब। ठीक है ना, तो ये आइसोबार हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोबार। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं, तो उनको उत्पादक कहेंगे। ठीक है ना, उत्पादक बोलते हैं। चलिए उसके बाद देखिए नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है,
जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये कौन सी नदी है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए खास करके जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है ये पश्चिम में प्रवाहित होती है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, लूनी, ठीक है ना, ये सब होती है। चंबल यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, और जो जो नदी है पूर्व से पश्चिम बहती है ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं। ये किसका निर्माण करती है, एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है किसी निश्चित तापमान पर वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा एवं उस वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है, सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, वह क्या कहलाता था बताइए, वह क्या कहलाता था। तो फ्रेंड्स वह क्या कहलाता था, तो वह कहलाता था आपका पैंजिया। क्या कहलाता था, वो पैंजिया कहलाता था, ठीक है। चलिए अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर बताइए। सियाल, सीमा, निफे आपने पढ़ा होगा ना, ये क्रम आपको याद रखना है, सियाल, सीमा, निफे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा प्रदेश है। फल कृषि के लिए, फल कृषि के लिए कौन सा प्रदेश फेमस है, तो फ्रेंड्स ये भूमध्य सागरीय प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश है, ठीक है, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय प्रदेश है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि शुद्ध वाक्य छांटना है, बताइए इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए इसमें से शुद्ध वाक्य है नेताजी को आज वहाँ जाना है, ये वाला, नेताजी को आज वहाँ जाना है, ठीक है ना, आप पढ़ करके देख लीजिए। चलिए देखिएगा अगला हमारा प्रश्न क्या है कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह, देखिए दो या दो से अधिक वर्णों का जो सार्थक समूह है, अर्थपूर्ण समूह है, उसको हम लोग शब्द बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अंग पूछा गया है कि क्या है एक, बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका अयोगवा है, ठीक है ना। चलिए व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय क्या है। व्यवहार और मत का, व्यवहार और मत का सही आपका पर्यायवाची पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्यवहार का आचार होता है और मत का विचार होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है। व्यंजन संधि का उदाहरण, व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें से आपका उल्लास, संगम और संभावना है, ठीक है ना, ये जो समूह दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है, बताइए किसके लिए हुआ है। दिख रहा होगा, सीता सावित्रियों का प्रयोग किसके लिए हुआ है बताइए, एक एक करके सारे ऑप्शन को पढ़ करके बताइए। तो फ्रेंड्स ये हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बालक ने रोटी खाई, रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। रोटी खाई, ठीक है, इसमें क्या है, सारा ऑप्शन पढ़िए। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए सकर्मक क्रिया है, खाया है, क्या खाया है, रोटी खाया है, तो ये क्रिया सकर्मक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, और अन्य पुरुष भूतकाल और कृत्यवाच्य है, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था। पंचशील समझौता आपने पढ़ा होगा। पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के बीच तिब्बत एवं अन्य जो सामरिक मुद्दे थे उन पर एक समझौता था, और देखिए इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, बाद में वर्ष 1955 में इन सिद्धांतों के कुछ सिद्धांतों में कुछ बदलाव करके इनका प्रतिपादन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा गया है कि कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए रामचरितमानस किसने लिखी है। तो रामचरितमानस को लिखा है किसने, तुलसीदास ने, और उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है, ठीक है, तुलसीदास ने। भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह रुपया किसने तैयार किया था। तो ये तैयार किया था किसने फ्रेंड्स, तो ये जो है आईआईटी गुवाहाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर थे, इनका नाम था डी उदय कुमार, इन्होंने ही डिज़ाइन किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है फूलों की घाटी, और यह एक राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है ना, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि और शांत घाटी केरल में पड़ता है, शांत घाटी, साइलेंट वैली। ठीक है, अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अमजद अली खान, तो फ्रेंड्स ये मशहूर सरोद वादक हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस संस्था की, तो रेड क्रॉस की स्थापना जो है हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 8 मई के दिन जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जीन हेनरी ड्यूरेंट ने 1863 में जो है इन्होंने इसकी स्थापना किया था, 1863 में। देखिएगा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। सी हैज़ बीन टीचिंग, यहाँ पर देखिए खाली स्थान और 2005 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए या तो सिंस का यूज़ होगा या फिर किसका यूज़ होगा, बता दीजिए जल्दी से, राइट आंसर बताइए। तो सिंस का ही इस्तेमाल होगा क्योंकि निश्चित समय यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, सिंस या फॉर में। चूज द करेक्ट सेंटेंस। द पेट्रोल इज सोल्ड बाई लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाई लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाई लीटर, या पेट्रोल इज सोल्ड बाई द लीटर, किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? कौन सा इसमें से जो है करेक्ट दिया गया है? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी होगा, पेट्रोल इज सोल्ड बाई अ लीटर। ठीक है ना, चलिए देखिएगा कि पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए ही सेड इफ न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ही सेड द न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ही सेड व्हाई न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें से सही कौन सा सेंटेंस है? तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला है, ही सेड डैट। ठीक है ना, ध्यान रखना है, डैट, ही सेड डैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा है ना, तो यहाँ पर डैट होगा, ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि आई खाली स्थान दिया गया, माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट, क्या होगा यहाँ पर? तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा आई वाज डूइंग माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट, मैं उस समय अपना होमवर्क कर रहा था। ठीक है, जब लाइन जो है बिजली जो है चली गई। देखिए आई ऑफन खाली स्थान दिया गया है, मिस्टेक्स, आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल आई एम फैलिबल, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? यहाँ पर होगा आई ऑफन मेक मिस्टेक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है आपका अंडरलाइन जो दिया गया है उसका अपोजिट मीनिंग बताना है। ही इज़ फैट एंड फ्लैबी बट हिज सन इज, क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा आपका हो जाएगा लीन एंड थीन। ठीक है ना, फैट और फ्लैबी का उल्टा लीन एंड थीन हो जाएगा। चलिए अंडरलाइन जो है यहाँ पर फ्रेज दिया गया है, फाउट टूथ एंड नेल, बताना है। देखिए इट वाज एन एक्साइटिंग मैच फुल ऑफ सस्पेंस, बोथ टीम्स वेर वेल मैच्ड एंड फाउट टूथ एंड नेल फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश, एड़ी चोटी ये करना। ठीक है ना, इस तरह से कुछ होता है इसका। तो यहाँ पर देखेंगे तो करेक्ट आंसर इसका क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दे प्लेड विथ एवरी आउंस फ्रॉम स्ट्रेंथ दे हैड। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिएगा अरक्तता, बेरी रतौंधी और स्कर्वी, कौन सा नहीं होता है? तो देखिएगा अरक्तता जो है, एनीमिया जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, और यह रोग शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण होता है। बाकी देखिए ये विटामिन की ए की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, तो विटामिन की कमी के कारण होता है, ये पूछा गया, नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? वास्तविक मछली नहीं होती है जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, यानी कि सिल्वर फिश को हिंदी में रजत मीन कहते हैं। ये वास्तविक मछलियाँ नहीं हैं, जो मैंने नाम बताया याद रखिएगा, जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश। ठीक है, चलिए फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कौन सी गैस? CO2 गैस होगी। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, कल ही मैंने बताया था, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियां सूल के रूप में, कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, ताकि जो है वाष्पोत्सर्जन को कम किया जा सके। ठीक है, तो सूल में देखिएगा शीत निष्क्रियता पाई जाती है, शीत निष्क्रियता। तो देखिए शीत निष्क्रियता जो है इसमें से अगर बात करें तो मेढक में पाई जाती है। सर्दी के मौसम में मेढक अपने शरीर के तापमान को कम करके अपनी क्रियाओं को धीमा करके निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, इसी को शीत निष्क्रियता कहा जाता है। ठीक है, चलिए फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो फेफड़े में अनेक जो है श्वासनिकाएँ होती हैं।
ठीक है। और इन श्वासनिकाओं में अनेकों वायु कोष्ठक मौजूद होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो इन वायु कोष्ठकों में वायु भर जाती है और फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये वायु कोष्ठकों के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो ये बनते हैं मियोसिस में। किसमें? मियोसिस में बनते हैं, अर्धसूत्री में। ठीक है, अर्धसूत्री कोशिकीय विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? नहीं पूछा गया है। इसमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा, यकृत, अग्नाशय, अग्नाशय लार, बिल्कुल लार और यकृत है। गुर्दा और फुफ्फुस नहीं होगा। गुर्दा और फुफ्फुस जो होगा ना, ये आपके नहीं है। ठीक है, ये आपके उत्सर्जन अंग है एक तरह के। ठीक है, चलिए ये गुर्दा, उत्सर्जन अंग और फुफ्फुस रक्त परिसंचरण से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन ये जो होते हैं कहाँ होते हैं? गुआनिन तो ये उपस्थित होते हैं डीएनए में। कहाँ पर होते हैं गुआनिन और साइटोसिन? डीएनए में होते हैं। ठीक है, और इसमें 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलिए देखिएगा कि मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? मेढक का टेडपोल जो है ये किस रूप में अनुकूलित होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है किसमें? एमोनोटेलिक में। एमोनोटेलिक में होता है। इस अवस्था में ये अनुकूलित होता है क्योंकि यह पानी में रहता है और इसमें पानी की बड़ी मात्रा होती है जो अमोनिया को खत्म करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, अमोनिया एक तरह का जहरीला पदार्थ होता है जिसे टेडपोल जल्दी से पानी में घोल करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, अच्छा एमोनोटेलिक जो होते हैं एक प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जो अमोनिया को अपने शरीर से सीधे बाहर निकालते हैं। चलिए चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है? बताइएगा, जल्दी बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इसका ये हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? तो देखिए अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है तो निर्मित प्रतिबिंब हमेशा जो होगा यह आभासी और सीधा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पूछा गया है ये वाला, देखिए कि F = R/2 मान्य है। F = R/2। तो देखिए अवतल या उत्तल दर्पण दोनों ही किसी गोले के कटे भाग होते हैं और उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि जो है R कहलाती है और किसी दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ये वक्रता त्रिज्या की जो है आधी होती है। तो यहाँ पर जो है अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए होगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती है। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ ऊर्जा लेकर के जाती है। क्या? ऊर्जा। ठीक है, रॉकेट पूछा गया है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है आपको भी पता है, रॉकेट किस पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, तो यहाँ पर संवेग हो जाएगा। देखिएगा एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती तो परावर्तित किरण, बताइएगा। तो अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ने वाली किरण परावर्तित होकर के दर्पण के फोकस से गुजरेगी। चूंकि इस दर्पण की प्रकृति अभिसारी होती है तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा फोकस से गुजरेगी। ठीक है, चलिए एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा B उत्पन्न होता है अगर विद्युत धारा दोगुनी कर दी जाए। ठीक है, तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उस पर ध्यान देकर पढ़िए। एक लंबी परिनालिका जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कह रहा है कि उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा को दोगुनी जब कर दिया जाएगा तो परिनालिका के अक्ष पर जो उत्पन्न, यहाँ जो देखिए अक्ष पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, वो भी दोगुना हो जाएगा यानी कि ये 2B हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये डायरेक्टली याद रखिएगा इसको। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2 वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या जो है A है से क्रमशः जो है I और 2I धारा प्रवाहित होती है। दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्न में से किससे होगी? बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा इसका
मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा आपका दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दोगुना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किसी लेंस की क्षमता जो है प्लस 0.5 डायोप्टर दिया गया। डी डायोप्टर कहते हैं लेंस की क्षमता को, पावर ऑफ लेंस को इसी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और पावर ऑफ लेंस इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, फोकस दूरी है। क्लियर। अब कह रहा है कि लेंस की क्षमता। ठीक है, सबसे पहले तो देख लीजिएगा ये प्लस में है, यानी कि ये एक उत्तल लेंस है। क्लियर हो गया पहले। अब कह रहा है कि मैंने आपको फार्मूला बताया है कि पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, और f हमेशा मीटर में होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, f होता है, और पावर ऑफ लेंस दे रखा है 0.5, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/0.5। ठीक है, यहाँ हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 0, 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 2 मीटर। मैंने बताया ना हमेशा मीटर में होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो 2 मीटर हो जाएगा। तो देखिए ये उत्तल लेंस है और जिसकी फोकस कितनी है, 2 मीटर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तल लेंस की धनात्मक होती है और अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक है यानी कि सीधे उत्तल लेंस है, और इसकी फोकस दूरी भी मैंने आपको बता दिया 2 मीटर। चलिए उसके बाद देखिए ये रेखांकित ग्राफ दिया गया है, इसमें वेग का मान आपसे पूछा गया है। चलिए बताइएगा वेग का मान यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वेग का मान यहाँ पर क्या होगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख लीजिएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए मैथ के क्वेश्चन के सारे मैं आपको आंसर बताते चलूँगा। 22/7 मानक संख्या एक अपरिमेय है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 अवलोकन दिया गया है। यहाँ पर देखिए x, x+2, x+4, x+6 और x+8, इसका औसत मान दिया गया है। तो x का मान निकालना है तो बहुत ही आसान है। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग, इन सारे संख्याओं को जोड़ दीजिए, यानी कि x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8। ठीक है ना, और नंबर कितना है टोटल, तो टोटल आप 5 अवलोकन है। ठीक है, कुल संख्या 5 और इसका एवरेज दे रखा है कितना, 11। सॉल्व करिएगा, x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मौसा है, क्या निकल के आएगा, तो फ्रेंड्स ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी परिधि क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा 86 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर। 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दशमलव विस्तार। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय से धनात्मक पूर्णांक ए और बी दशमलव विस्तार ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, दशमलव विस्तार। देखिए 88 का करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये आर इक्वल टू आ जाएगा आपका रेट जो है, ब्याज की दर जो है ये 8। ठीक है, उसके बाद देखिए 89 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 90 का देख लीजिएगा, 90 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पेट्रोल के प्रभाजी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकलते हैं, पेट्रोल के प्रभाजी आसवन से। ठीक है ना, तो इसमें से आपका क्या होगा, तो राइट आंसर नेफ्थलीन। ठीक है ना, नेफ्था, उसके बाद कैरोसिन, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, वैसलीन, और अंत में कोक प्राप्त होता है। ठीक है, अंत में कोक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेफ्था, कैरोसिन, डीजल। ठीक है ना, रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। तो कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 भाग हो जाएगा, तो देखिए 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, यानी कि जब आधा का आधा हो जाएगा तब ना 1/4 होगा। तो आधा का आधा हो जाएगा तो 5800 गुना 2 कर दीजिएगा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन बी। देखिए एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक एक्स बनता है और लाल भूरे रंग की गैस वायु निकलती है। गैस पूछा गया है इसमें कौन सा है। देखिए जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो पीले रंग का लेड ऑक्साइड बनता है, पीले रंग का लेड ऑक्साइड बनेगा। ठीक है ना, और यौगिक एक्स है आपका लेड ऑक्साइड, और लाल भूरे रंग की गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलेगी, तो ये नाइट्रोजन गैस निकलेगी।
ठीक है ना, इसका नाम है। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि वायु क्या है, गैस क्या है, तो NO2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। द्रव में क्या होता है, पूरा ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा ये आपका दूसरे पेज पर है। तो द्रव का जो है द्रव में क्या, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है बट आकार अनिश्चित होता है। वे जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और आयतन चूंकि निश्चित होने के कारण द्रव में संकोचन नहीं होता है। तो अभी मैंने बताया था कि द्रव का आयतन निश्चित होता है, तो नियत आयतन होगा। आकार जो होता है इसका ये अनिश्चित होता है, क्योंकि वो जिस बर्तन में डाले जाते हैं, ठीक है ना, उसी का आकार ले लेते हैं, तो अनियत आकार हो जाएगा। और इसमें संकोचन नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें अत्यधिक असंकोचन होगा, संकोचन नहीं पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा असंकोचन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए, निम्न में से किस यौगिक में आयोनिक और सहसंयोजी आबंध दोनों होते हैं, किस में होते हैं, बताइए किस में होते हैं दोनों। तो फ्रेंड्स ये जो होते हैं ये आपके होते हैं CaCl2 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, रेडियो सक्रियता के मापने के लिए वाणिज्यिक रूप में उपलब्ध यंत्र कौन सा है, तो ये आपका GM गणक है। ठीक है ना, GM गणक याद रखिएगा। गाइगर मुलर गणित का प्रयोग किया जाता है, गाइगर मुलर गणक। ठीक है, चलिए 97 का देख लीजिएगा, इसमें ऑक्सीकारक पूछा गया है। तो इसमें ऑक्सीकारक क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑक्सीकारक है ये आपका Cl2 है। ठीक है, Cl2। चलिए, और इसमें से देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्काइन सबसे पहले एल्केन का देखिए, CnH2n होता है, +2 होता है। ठीक है, CnH2n+2 होता है, ये एल्केन का सूत्र होता है। CnH2n ये एल्कीन का होता है, और ये वाला जो होता है ये एल्काइन का होता है। देखिए ये एल्केन का है, ये एल्कीन का है, और ये एल्काइन का है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है, बताइए। तो देखिए विलय जो होता है, ठीक है ना, विलय के ग्राम अणुओं की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हो, विलयन की मोलरता कहलाती है, और इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें से कौन से एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, एल्युमिनियम की मिश्र धातु इसमें से कौन सी है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो मैग्नीशियम है ये एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। ठीक है, इसका उपयोग वायुयान और जहाज के निर्माण में किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी इसमें एल्युमिनियम तो है नहीं। ठीक है ना, जर्मन सिल्वर में ऐसा मत समझिएगा कि इसमें एल्युमिनियम है, नहीं होता है सिल्वर इसमें। ठीक है, अपने स्कोर बता दीजिए, आप सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।